चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जितने बच्चे हमारी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं सभी बच्चों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं अध्ययन गुरु टीम की तरफ से। चलिए आज की क्लास में बच्चों हमें सीखना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, राइट। देखिएगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने बहुत पहले ही मतलब इससे पिछली वाली क्लास में काफी चर्चा कर ली थी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों लगाया जाता है, ये सारी चर्चा कर ली थी। लेकिन एक थोड़ा सा 5 मिनट का मैं ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं थोड़ा सा। जरा देखिएगा, यहां पर याद करो, हमने पिछली क्लास में कुछ इस प्रकार एक चित्र बनाया था और हमने कहा था यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती आपूर्ति को अप्लाई लगा रहे हैं और यहां पे पटलित लोह क्रोड को दर्शा रहे हैं, राइट। किसको दर्शा रहे हैं? पटलित लोह क्रोड को दर्शा रहे हैं। और यहां पर देखिएगा हमने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। तो भैया कल हमने आपको बताया था इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं और इधर बच्चों क्या कहते हैं, इसको द्वितीय कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में हमने क्या नाम दिया था? प्राइमरी क्वाइल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्राइमरी क्वाइल नाम दिया था। और इसको हमने क्या नाम दिया था? सेकेंडरी क्वाइल नाम दिया था, राइट। ये हमने नाम दिया था। तो हमने कहा यहां पे हम सप्लाई आरोपित कर रहे हैं क्या, V1। तो इसमें विद्युत धारा क्या जाएगी, I1। और यहां पर जरा देखिएगा क्या निकलेगी, I2 निकलेगी। और यहां पर जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा, V2 जनरेट होगा, राइट। तो देखिएगा हमने कहा था कि ट्रांसफार्मर जो है नियत शक्ति पर काम करता है। तो PI बराबर क्या हो जाएगा, PO, यानी इनपुट पावर बराबर क्या, आउटपुट पावर। V1 I1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 I2 हो जाएगा, राइट। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। क्या हो जाएगा, V1 I1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 I2 हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? तो यहां से देखिएगा हमारा आया था V2 डिवाइडेड बाय V1 बराबर क्या, I1 डिवाइडेड बाय I2। और इसी को हमने कहा था परिणमन अनुपात कहा था। क्या कहा था? परिणमन अनुपात। और इसको हम लिख सकते थे N2 डिवाइडेड बाय N1। शायद हमें लगता है माय डियर्स बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, आपको याद आ गई होगी मेरी बात। पिछली क्लास को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो V2 बाय V1 देखिएगा, यहां से निष्कर्ष ये निकलेगा, यहां पर R के परिणमन अनुपात के 3 सूत्र होंगे। N2 बाय N1 देखिएगा, दूसरा होगा R बराबर क्या, V2 डिवाइडेड बाय V1, और एक R बराबर क्या होगा, I1 डिवाइडेड बाय I2 होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो ये सूत्र होंगे। चलिए यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। और R की वैल्यू लेस देन 1 है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, अपचयी ट्रांसफार्मर होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, समझ में आया? कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, अपचयी ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? और इसको जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, नियत शक्ति बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं,
नियत शक्ति यानी कांस्टेंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पावर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको कोशिश करिएगा अपने दिमाग में स्टोर कीजिएगा जल्दी से, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सुदीक्षा, आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि समझ में आया या नहीं आया, जरूर मुझे बताएं। और अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर और लाइक करना लाइक जरूर करें। देखिएगा, आप जब लाइक करते तो हम लोगों को थोड़ा सा एक बल मिलता है और हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करें उतनी ज्यादा हमको क्या मोटिवेशनल पावर मिलेगा आप लोगों से, और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। राइट, चलिए अब देखिएगा, हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं आगे। देखिएगा, यहां एक प्रश्न और बनता कि ये घटना हुई कैसे हुई, इसको आप जरा देखिएगा। मतलब ये फंक्शन कैसे हुआ, इसको आप जरा समझिएगा। जब हमने वोल्टेज आरोपित किया तो हमारी ये प्राथमिक कुंडली में धारा बहने लगी। अच्छा देखिए, यहां पर क्या होगा, अननोन प्रेरक की घटना होगी। देखिए, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, अननोन प्रेरक की घटना पर आधारित है। अच्छा, जिसकी वजह से जरा देखिएगा, यहां पर ईएमएफ जनरेट होगा -n del phi डिवाइडेड बाय del t, ये आप समझिएगा। देखिए, आपको हमने बताया था एक होता है स्वाप्रेरक और दूसरा क्या होता है, अननोन प्रेरक। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब मान लो सपोज एक ही कॉइल है और उसके पड़ोस में एक कॉइल रख दिया गया, तो हम जब एक कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं या हम क्या करें, वोल्टेज आरोपित करते हैं, ई मान लो आरोपित किया, तो इसमें विद्युत धारा के कारण इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए सोलेनाइड, हमने आपको बताया सोलेनाइड करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सोलेनाइड है तो याद रखना वो सोलेनाइड भी क्या करेगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह काम करता है। तो आप जब ये बताओ ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसमें, तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और इसको कट करेंगी, तो बताओ फ्लक्स में परिवर्तन आएगा समय के साथ, और जो फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ होगा तो फैराडे के नियम, फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी भी कुंडली में यदि फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसके कारण क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। तो यहां पे आप समझेंगे कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिएगा N2 होगा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, और देखिए डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी आप समझ गए किसकी वजह से यहां से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी और इसको क्या करेंगी, इस कुंडली को कट करेंगी, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 कट करेगी। समझ में आया? आप लोग जरा देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिए। मैं इसको पहले तो आप लोग क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको अननोन प्रेरक का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, किस पर आधारित है, किस प्रकार अननोन प्रेरक की घटना से प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। चलिए स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ले लिया होगा। आयशा, जरा आयशा अरशद आप बताएं स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं। चलिए मैं इधर वाला पोर्शन मिटाता हूं। देखिए, आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि जैसे मान लो सपोज ये आप इधर देखिएगा, ये आपने एक मैग्नेट रखी, इसमें क्या है, नॉर्थ पोल और इधर क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी, यहां से निकलेंगी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी, ये निकलेंगी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी। अब मान लो सपोज यहां मैं एक कॉइल ले लूं, ये कॉइल ले लूं, और इस कॉइल में देखिएगा, और मैं बना दूं
तो देखिएगा जब हम इस मैग्नेट को अंदर ले जाएंगे, तो जब हम थोड़ा सा अंदर ले गए, मान लो ये केस हुआ, मान लो ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो देखिएगा यहां से निकली चुंबकीय बल रेखा है और यहां पे देखिएगा कितनी कट हुई, एक। तो यानी फ्लक्स कितना होगा, 1। देखिए मैं बता देता हूं चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं जो किसी क्षेत्रफल से गुजरेगी, उन्हीं रेखाओं की संख्या की माप आपको क्या देगी, चुंबकीय फ्लक्स बताएगी। तो आप जरा देखिए अगले डायग्राम में, मान लो हमने कॉइल ये ले लिया और थोड़ा सा अंदर अब ले जा रहे हैं, मैग्नेट को अंदर ले गए, थोड़ा सा अंदर प्रवेश करा दिया। तो ये नॉर्थ और ये साउथ बेटा। तो यहां से देखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अब क्या होगा, ये प्रवेश कर जाएंगी। ऐसे देखिएगा कितनी भैया कट हुई, पहले कट हो रही थी 2 और अब कितनी कट हुई, 4। तो बताओ यहां पर t बराबर क्या था, 1 सेकेंड था, और ये बराबर t बराबर कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। तो बताओ समय में परिवर्तन कितने का आया, 4 सेकेंड का आया। और यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कितनी आई, 2 कटी, और यहां कितनी आई, 4। तो बताओ चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन कटने का कितना आया, 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 2। और समय कितना आया, 4 सेकेंड। यानी 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2, 0.5 आया ना समझ। किसी को दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो अब यही जो फ्लक्स में परिवर्तन आया, और अगर हम इससे देखिएगा यहां फेरों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यहां पर कितने, वही 3। तो अगर हम 3 को देखिएगा 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 1.5। तो ये हमारा वोल्टेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन अब आप भैया पूछेंगे कि सर ये नेगेटिव साइन कहां से आ गया। ये नेगेटिव साइन देखिएगा, ये लेंज लॉ क्या कहता है, ये तो फैराडे बताया है, फैराडे, इसीलिए फैराडे के द्वितीय नियम से ये बात हो गई। लेकिन लेंज लॉ ये कहता है कि देखिएगा ये जिसकी वजह से देखिएगा ये चुंबक को हम अंदर ले जा रहे हैं और बाहर ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, कॉइल और चुंबक के मध्य में आपेक्षिक गति हो रही है। और अगर ये आपेक्षिक गति हो रही है, इसी के कारण तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और ये इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये नहीं चाहता कि आपेक्षिक गति हो, और आपेक्षिक गति नहीं हो, और इसीलिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, E बराबर -N2 del phi डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, del t। और इस प्रकार इसमें यानी इसके क्रॉस और इसके क्रॉस यहां पे क्या आएगा, वोल्टेज V2 जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यहां पे वोल्टेज V1 है और यहां पर वोल्टेज क्या, V2 जनरेट हो जाएगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुई बात की नहीं। देखिएगा एक होता, मैंने कहा था स्वप्रेरण, और दूसरा क्या होता, अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरक मतलब अपने ही कॉइल में बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है और उसके कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। देखिए बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब एक ही कॉइल में जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और वह स्वयं के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हुआ वह अपने ही कॉइल में क्या, एक विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगा। तो इस घटना को क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहेंगे। और जब एक कॉइल दूसरे कॉइल के संपर्कित अवस्था में रखा जाता है, यानी बिल्कुल पास पास रखा जाता है, तो एक कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह करें और दूसरे कॉइल में ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व ये करें कि देखें कितना विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, और इसके कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किस घटना पर आधारित होगा, अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित होगा। अंग्रेजी है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है, म्यूचुअल
इंडक्शन। समझ में आया? और एक जो मैंने बताया भैया कि खुद अपने ही कॉइल में अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करें और उसी में स्वयं क्या हो जाए, उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहेंगे। क्लियर होना चाहिए बात, दोनों को अच्छे से समझ में आ गई। तो भैया ट्रांसफार्मर किस घटना पर आधारित है, जवाब आपको मिल जाना चाहिए। किस घटना पर आधारित है बताएं आप लोग मुझे, किस घटना पर आधारित है? अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित है। किस घटना पर आधारित है? अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित है। एक बार मैं फिर से देखिएगा, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो मैं सभी स्टूडेंट को यह सलाह देता हूं, एडवाइस देता हूं कि वो पॉज करके बार बार वीडियो को देखें, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर वन टाइम में नहीं समझ में आता, देखिए भाई सभी बच्चों को मैं ये मशवरा देता हूं, सजेस्ट करता हूं कि कभी कभी क्या हो जाता है, समस्या एक बार में नहीं हल होती, तो कई बार हमको क्या उसको समस्या को सॉल्व करने के लिए हमको उसका सलूशन करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप बार बार पॉज करके वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा देखिएगा, एक चीज और पूछी जाती कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के ह्रास होते हैं, कितने प्रकार के ह्रास पाए जाते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा, ट्रांसफार्मर से होने वाले ह्रास। ट्रांसफार्मर से होने वाले ह्रास, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। हेडिंग डालेंगे क्या? लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। देखिएगा पहला जो लॉस होगा ट्रांसफार्मर में, मुख्य रूप से आपको हम बता दें 3 प्रकार के लॉस पाए जाते हैं। कितने प्रकार के लॉस पाए जाते हैं? 3 प्रकार के लॉस। सारे बच्चे इस बात को दिमाग में रखिएगा, 3 प्रकार के लॉस पाए जाते हैं। राइट? कितने प्रकार के लॉसेस पाए जाते हैं? 3 प्रकार के लॉस पाए जाते हैं। पहला क्या होगा? कॉपर लॉस। क्या होगा? कॉपर लॉस। देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्या होगा? फ्लक्स लॉस। क्या होगा? फ्लक्स लॉस। तीसरा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? आयरन लॉस होगा। क्या होगा? आयरन लॉस होगा। आइए हिंदी समझ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? ताम्रिक हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रिक हानि कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। दूसरा क्या है देखिएगा फ्लक्स हानि कहते हैं, क्योंकि फ्लक्स की कोई हिंदी नहीं होती, फ्लक्स को जो अंग्रेजी में कहते हैं वही हिंदी में कहते हैं। और तीसरा क्या है? लोह हानि। क्या होगा? लोह हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह हानि। देखिए ये कैसे आता है, आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली हम बनाते हैं और द्वितीय कुंडली बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार का प्रयोग किया जाता, कॉपर के तारों का प्रयोग किया जाता। अब देखिएगा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसमें फिर नुकसान भी होगा, P बराबर I²R फार्मूले से ये हमारी शक्ति का कुछ ह्रास भी हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर गर्म भी हो जाता है, हीट कर जाता है, वो हीट किसकी वजह से हो जाता है आपको मालूम होना चाहिए। जब किसी कॉइल में करंट का फ्लो होगा तो P = I²R फार्मूले की हेल्प से क्या होगा, वो लॉस भी उसके अंदर होगा। और लॉस किसके फॉर्म होगा? हीट एनर्जी के फॉर्म में होगा। क्लियर हुआ? और ये हीट एनर्जी देखिएगा P बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो W बराबर क्या होगा? P × T। अब P की वैल्यू हमने रखा गया I²R × T। तो या इसी को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो ताम्रिक हानि आपको समझ में आ गया होगा किसके कारण होता है। तो आपको बस
एग्जाम में ये लिख देना है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली किसके तारों की बनी होती है, तांबे के तारों की बनी होती, जिसकी वजह से उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुछ ना कुछ हीटिंग उसमें जनरेट होती है। और किसी भी चीज में जब देखिएगा, ये आप समझे, मान लो ये तार है, साधारण तार है यानी कंडक्टिंग वायर, अगर इसमें मान लो विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो जो वोल्टेज यहां होगा वो वोल्टेज जरूरी नहीं कि यहां पर हो, तो ये V1 होगा और ये V2 होगा, तभी तो V1 माइनस V2 क्या कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, और ये किसकी वजह से आएगा, IR की वजह से आएगा। मतलब तार के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, लॉस कर रहा है। समझ में आया? ये मान लो सपोज 10 वोल्ट है और ये रह गया 5 वोल्ट रह गया, तो इसका मतलब 5 वोल्ट का हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ये आप समझिएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, 5 वोल्ट। अब जरा देखिएगा, अगर हम यही करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर लॉस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो लॉस हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, पावर लॉस। और उसी पावर लॉस की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, और उसी को लॉस हम कह रहे हैं। क्लियर? अब जरा देखिएगा देखिए आप फ्लक्स लॉस कैसे होता है ये आप समझिएगा। जैसे मान लो जब प्राथमिक कुंडली, ये आप समझिए, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली आपस में सटाकर लगाई जाती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली आपस में सटाकर लगाई जाती है, तो होता क्या है कि ये जो प्राथमिक कुंडली है, इधर आप समझिएगा, ये द्वितीय कुंडली है हमारी, क्या है, द्वितीय कुंडली। तो जो यहां पर फ्लक्स जनरेट हुआ, इसके कारण जो भी फ्लक्स जनरेट, तो कुछ फ्लक्स क्या होगा, कुछ वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं बाहर चली जाएंगी, यानी इससे संबंध नहीं हो पाएंगी। समझ में आया? इससे संबंध नहीं हो पाएंगी। जैसे यहां ये तो संबद्ध हो गई, लेकिन कुछ क्या हुई, बाहर निकल गई, ऐसे मान लो इस तरीके से आ गई, तो अब ये जो है ये तो हमारे लिए क्या हो गई, यूजलेस हो गई, और इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, हानि होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स लॉस तब होगा, फ्लक्स हानि तब होगा जब ये आप समझिए, जब इनका आपस में यानी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फ्लक्स का प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में पूर्णता संबद्ध नहीं हो पाता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं इधर उधर जब ज्यादा जाएंगी तो इसके कारण जो लॉस होगा उसे क्या कहेंगे, फ्लक्स हानि कहेंगे, यानी द्वितीय कुंडली को काट नहीं पाएंगी। यानी ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं जो द्वितीय कुंडली को काट नहीं पाती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं, उनके कारण जो लॉस होगा, ह्रास होगा, उसे क्या कहेंगे, फ्लक्स ह्रास कहेंगे या फ्लक्स हानि कहेंगे। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ? अब हम तीसरे प्रकार का लॉस हम देखना चाहते हैं। देखिएगा, पहला जो हम लॉस बताना चाह रहे हैं, आयरन लॉस में 2 प्रकार का नुकसान होगा। कितने प्रकार का नुकसान होगा, 2 प्रकार का नुकसान होगा माय डियर स्टूडेंट। एक हमारा क्या नुकसान होगा, जरा समझ लीजिएगा, इड्डी करंट लॉस होगा। क्या होगा, इड्डी करंट लॉस होगा। आप समझिएगा क्या होगा, इड्डी करंट लॉस होगा। दूसरा क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा। क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा। बात समझने की कोशिश करिएगा। पहला लॉस क्या होगा, इड्डी करंट लॉस होगा। मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि छोटा छोटा बोर्ड पे आपको सही दिखाई नहीं देता है। तो इड्डी करंट लॉस, इसको हम कहते हैं भंवर धाराओं की वजह से होने वाला नुकसान। भंवर धारा से होने वाला ह्रास, ये आप समझिएगा। और दूसरा जो हम लॉस की बात करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, यानी हम इसको कहते हैं
हिंदी में शैथिल्य हिरास क्या कहते हैं? शैथिल्य हिरास कहते हैं। क्या कहते हैं? शैथिल्य हिरास कहते हैं। तो ये दो प्रकार का नुकसान होता है, एक क्या होता है? इड्डी करंट, और दूसरा क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस होता है। क्लियर हुई बात की? चलिए देखते हैं। आइए समझ लेते हैं इड्डी करंट लॉस क्या होता है। देखिए, जब ट्रांसफार्मर की लो लोड में, जब ट्रांसफार्मर की लो लोड में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स परिबद्ध किया जाता है, ये देखिएगा, याद करो हमने ई और आई के आकार की क्रोड बनाई थी ट्रांसफार्मर की, तो ये कुछ ऐसी चौखंडी टाइप की क्रोड आपको नजर आएगी। और यहां पे देखिएगा इस तरीके से जब आप देखेंगे तो पतली पतली ये पत्तियां ऐसी नजर आएंगी ट्रांसफार्मर में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब इसको रखा जाता, देखिएगा, जब इस पे कॉइल हम चढ़ाते हैं, ये आप समझिए, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो इसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं इस जो पटलित क्रोड है, लो पटलित क्रोड है, इसको भी क्या करती? क्रॉस करती है। तो कभी कम और कभी ज्यादा, यानी इसमें भी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इस लो पटलित क्रोड में भी। समझ में आया? किसमें परिवर्तन होता है? लो पटलित क्रोड में परिवर्तन होने की वजह से इसमें भी क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या मतलब मैं समझूं कि लो पटलित क्रोड में जब लो पटलित क्रोड को जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसके कारण क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी ये लो पटलित क्रोड क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर आप ना यकीन करें मेरी इस बात का, तो आपके घरों में ज्यादातर वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग होता है माय डियर स्टूडेंट। अब वोल्टेज स्टेबलाइजर कुछ देर, 1 घंटा चलने दीजिएगा, देखिए कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। उसका जब बॉक्स आप सेटअप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर भी क्या एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है, यानी जो लो वोल्टेज को क्या करता है? हाई, और हाई को क्या कर देता है? लो, जिसे हम ऑटो वोल्टेज, मतलब ऑटो कट वोल्टेज, मतलब रिले के द्वारा वो सेटिंग होती है उसकी। तो इसका मतलब इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? हीट पकड़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इडी करंट लॉस किसे कहते हैं। देखिएगा, या आप यूं कहिए कि जब किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में कोई लोहे की बनी हुई डिस्क को रखा जाता है, डिस्क को रखा जाता है, तो डिस्क के अंदर भी क्या गोल गोल धाराओं का क्या होता है? प्रवाह होने लगता है इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और क्योंकि इसकी आकृति भंवर की आकृति में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भंवर धारा। और इसकी वजह से ये जो डिस्क है, जो तवा है लोहे का, वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं इडी करंट लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? इडी करंट लॉस कहते हैं। तो वही चीज यहां पर है, ये जो पटलित क्रोड है, जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके अंदर भी क्या धाराओं का प्रवाह होने लगता है, और ये धाराएं किसकी तरह होंगी? भंवर धाराओं की। जैसे मतलब ये पटलित क्रोड अगर मान लो आयताकार है, तो इसमें इस तरीके से धाराओं का प्रवाह होने लगेगा। एम आई राइट? और इसलिए इस धाराओं को हम क्या इसकी वजह से जो लॉस होगा उसे क्या कहा जाएगा? इडी करंट लॉस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इडी करंट लॉस कहा जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? बात को समझने की कोशिश करो। इसको क्या कहेंगे? इडी करंट लॉस कहेंगे। अब देखिएगा हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस? इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? देखिएगा, इधर समझिएगा, हम जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो यह आप समझिएगा किस प्रकार की धारा का प्रवाह होता है? प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होता है। राइट? बात समझिएगा। तो कभी ये जो
ये जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा का जब प्रवाह किया जाता है, यानी कुंडली में धारा का प्रवाह होता है, तो ये लो क्रोड क्या एक बार चुंबक बनेगा और एक बार चुंबक, इसके अंदर चुंबक का गुण क्या होगा, खत्म होगा। समझ में आया? यानी लो चुंबकीय पदार्थ से अन्य चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होगा। माय डियर स्टूडेंट, जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो एक बार लो चुंबकीय पदार्थ बनेगा, लो चुंबकीय पदार्थ से क्या अन्य चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होगा। क्लियर हुई बात? यानी चुंबकन तथा विचुंबकन की घटना होगी, और इसी चुंबकन तथा विचुंबकन की घटना के कारण एक प्रकार का जो लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। क्लियर हुई बात की? और ये क्या दो बार में, जैसे एक पूर्ण चक्कर में जब ये वाला सिरा जब इसमें जाएगा, विद्युत धारा का जाएगा हाफ साइकिल, तो ये चुंबकित हो जाएगा, और जब नीचे वाला सिरा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विचुंबकित हो जाएगा, यानी चुंबकत्व का गुण इसमें से खत्म हो जाएगा। और इसीलिए चुंबकत्व से विचुंबकत्व होने में ऊर्जा का ह्रास होता है। इस ऊर्जा को ह्रास को हम क्या कहते हैं, शैथिल्य ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, शैथिल्य ह्रास कहते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? और देखिएगा ये जिस पूरे पास में ये घटना होती है इसे क्या कहते हैं, शैथिल्य पास कहते हैं। और इसका भी जिक्र मैंने ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बहुत किया है। हिस्टैरिसीस लॉस या शैथिल्य ह्रास, शैथिल्य हानि या शैथिल्य लूप, हिस्टैरिसीस लूप के कारण कभी कभी एक प्रकार का और लॉस होता है। ये क्रोड क्या होता है, पतित लोह क्रोड कंपन के कारण लॉस करना शुरू कर देती है, कंपित होती है, अपनी स्थिति से थोड़ा बहुत क्या होती, वाइब्रेट करती, हिलती है। तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, कुछ वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती। याद रखना, कुछ वैद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती, यानी ये भी एक प्रकार का लॉस है। तो कुल मिलाकर मैं समरी अगर इसकी दूं तो आप इसको फिर से देखिएगा। डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हेडिंग क्या होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। कितना मैंने बताया, पहला क्या बताया, कॉपर लॉस। हिंदी में क्या बोले बच्चा, क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे भाई, देखिएगा माय डियर, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, ताम्रिक लॉस। क्या बोलते हैं, ताम्रिक लॉस, बताया था ना, ताम्रिक लॉस बोलेंगे, ह्रास। और ये किसकी वजह से होता है, जो देखिएगा जो प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली किसी मटेरियल की तो बनी होगी, तो वो कॉपर की बनी होती है, और जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वोल्टेज ह्रास होगा, और वोल्टेज ह्रास के कारण पावर लॉस होगा, पावर लॉस के कारण क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, उसी को कहते हैं कॉपर लॉस कहते हैं। क्लियर? आइए हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा क्या, फ्लक्स लॉस। क्या है, फ्लक्स लॉस, यानी इसका मतलब फ्लक्स लॉस का मतलब फ्लक्स को फ्लक्स हानि क्या कहते हैं, फ्लक्स हानि। अब फ्लक्स हानि क्या होगा, देखिएगा ये जो पटलित क्रोड होता है और इसमें देखिएगा फ्लक्स परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रकार का जो लॉस होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स लॉस। मैंने डिटेल से समझाया। फिर क्या तीसरा है, आयरन लॉस, यानी लोह ह्रास। अब लोह ह्रास हमने आपको बताया, लोह ह्रास क्या बताया, लोह ह्रास क्या होता है, आयरन लॉस क्या होता है। ये कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होता है। पहला क्या मैंने बताया था,
इडी करंट लॉस क्या बताया था, इडी करंट लॉस। अरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दूसरा कौन सा, हिस्ट्रेसिस लॉस। क्या बताया, हिस्ट्रेसिस लॉस। आयुष चौरसिया, देखिएगा इडी करंट लॉस क्या होगा, इसको समझते हैं। हिस्ट्रेसिस लॉस जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। इडी करंट लॉस आप समझ रहे हैं, जब परिवर्ती क्या चुंबकीय क्षेत्र में किसी डिस्क को रखते हैं तो डिस्क के अंदर गोल गोल धारा का प्रवाह होने लगता है, और वो धारा की आकृति कैसी होती, भंवर धाराओं के समान, जैसे कि नदी के कोनों में उठने वाली धाराएं। इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, इडी करंट लॉस। बिकॉज ये जो धाराएं जा रही इससे कोई भला नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान के। और हिस्ट्रेसिस लॉस के बारे में बता रहे हैं, जो ये पटलित लोक रोड है, ये पटलित लोक रोड एक बार चुंबकत्व होती जब पूर्ण चक्कर में हाफ साइकिल में, और एक बार क्या होगी, विचुंबकित होगी, मतलब मैग्नेटिक के लक्षण है खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा होने में भी क्या होगा, ह्रास होगा। उस ह्रास को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस कहते हैं। राइट, याद करो हमने ऐसा इसका एक ग्राफ बनाया था, बी एच के बीच में ग्राफ बनाया था, समझ में आया, बी और एच के बीच ग्राफ बनाया था। तो इसमें यह देखा था कि कुछ ना कुछ चुंबकत्व का, जब विचुंबकन की घटना होती तो कुछ ना कुछ चुंबकत्व का लक्षण बना रहता है, इसलिए इस प्रकार का लॉस हिस्ट्रेसिस लॉस कहलाता है। अब तो हमें उम्मीद है कि आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी प्रकार के ह्रासों के बारे में जानकारी हो गई होगी। समझ में आया? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉपर लॉस किसके कारण, कुंडलियों के कारण होता है, कुंडली जिस मटेरियल का बना होगा उसके कारण। फ्लक्स लॉस आपको हमने बताया पटलित जो लोक रोड होगा उससे कुछ जो देखिएगा, जब प्राथमिक कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाएंगी और वो इधर उधर हो जाएंगी, समझ में आया। अब कुछ जो है द्वितीय कुंडली में जा पाएंगी और जो इधर उधर हो पाएंगी, यानी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का संबंध सही से नहीं होगा, उसकी वजह से जो प्राथमिक कुंडली से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो द्वितीय कुंडली के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, उसकी वजह से होने वाला ह्रास क्या कहलाएगा, फ्लक्स लॉस कहलाएगा। आयरन लॉस क्या होगा, मैंने बताया दो प्रकार का लॉस होगा। ये जो है हमने जो दिखाया था ई और आई आकार की, जो हमने लोहे की पतली पतली पत्तियां ली थी, ये इसीलिए ली थी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम से कम हो सके। तो हमने बताया कि जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में लो पटलित क्रोड रखा जाता है तो लो पटलित क्रोड में भी धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण जो ह्रास आता है उसे क्या कहते हैं, इडी करंट लॉस कहते हैं। हिस्ट्रेसिस लॉस क्या, मैंने कहा एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर के आधे चक्कर में ये लो पटलित क्रोड क्या होता है, चुंबक का गुण ऑप्टेन कर लेता है, फिर एक आधे चक्कर में चुंबक का गुण ऑप्टेन नहीं कर पाता है। इसीलिए चुंबकन तथा मतलब चुंबकन तथा विचुंबकन होने की घटना में जो ह्रास होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस कहते हैं। और एक लॉस क्या होता है, मैंने बताया कि जब विद्युत धारा का ट्रांसफार्मर में प्रवाह किया जाता है तो ट्रांसफार्मर क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ विद्युत ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में नष्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसको कहते हैं क्रोड के कंपन के कारण ह्रास। तो चौथा और लिख लीजिएगा, क्या होगा, क्रोड के कंपन के कारण, क्रोड के कंपन के कारण होने वाली ह्रास, होने वाली ह्रास, ह्रास। तो ये चार प्रकार की कुल हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉस और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको मैंने बताया अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
और अन्योन्य प्रेरण हमने आपको बताया फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह किया जाता तो द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन आ जाता है। यानी प्राथमिक कुंडली चुंबक की भांति कार्य करती है, उससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली को कट करती हैं, तो कभी कम करेंगी कभी ज्यादा करेंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन आता है और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करती हैं। और इसमें ऋणात्मक चिन्ह कैसे आया, हमने बताया था कि ये जो फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये विद्युत वाहक बल सदैव जो आपेक्षिक गति होती है उसका क्या करती, विरोध करती है। यानी ये जिसके कारण उत्पन्न हुई जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का ये क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें थी। अब एक और पॉइंट बचा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बचा है। क्या बचा है? ट्रांसफार्मर की दक्षता। बस 5 मिनट आप लोग और वेट कर लीजिएगा, बस मैं इस क्लास को मैं वाइंड अप करता हूं। हम भी समझते हैं कि बहुत लंबे समय तक आप क्लास को नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता देखिएगा भैया, ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी इंग्लिश में कहते हैं इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ये। अब देखिएगा, ट्रांसफार्मर जैसा कि हमने बताया एक प्रकार की क्या है, मशीन है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की क्या है, मशीन है, और इसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। यानी इसका मतलब क्या, अगर हम दक्षता लिखना चाहें तो दक्षता का सूत्र होगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। समझ में आया? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट पावर और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी देखिएगा आउटपुट को हम बोलते हैं निर्गत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत शक्ति, यानी मशीन से निकलने वाली शक्ति निर्गत शक्ति कहलाते हैं। और इनपुट पावर का मतलब क्या होगा, इनपुट पावर का मतलब होगा निवेशी शक्ति होगा। क्या होगा? निवेशी शक्ति होगा। राइट, बात को अच्छे से समझिएगा, निवेशी शक्ति। और यहां पर देखिएगा ईटा से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां देखिएगा निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। अगर हमें प्रतिशत में निकालना हो ट्रांसफार्मर की दक्षता तो 100 से क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। राइट, जरा देखिएगा हम इसी को लिख सकते हैं। देखिएगा आउटपुट इनपुट पावर बराबर क्या होगा, इनपुट पावर बराबर क्या होगा हमारा, जितना हम इनपुट देंगे जरूरी तो नहीं कि उतना आउटपुट मिल जाए, तो हमको क्या मिलता है, आउटपुट पावर प्लस लॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस लॉस मिलेगा। तो इसलिए जरा देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ईटा बराबर क्या लिख सकता हूं, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर प्लस, देखिएगा हमारा इनपुट क्या है, मैंने बताया कि इनपुट बराबर क्या है, आउटपुट पावर प्लस लॉस है। यानी हिंदी में बोलूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा निर्गत शक्ति बटे निर्गत शक्ति प्लस ह्रास इनटू क्या हो जाएगा 100। जब हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता निकाल सकते हैं। चाहे ये वाला सूत्र अप्लाई कर दो और चाहे ये वाला, जैसी आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी उसी के मुताबिक आप फिट कर सकते हो डेटा। या देखिएगा मैं तीसरा फार्मूला और लिख रहा हूं इनपुट पावर के टर्म्स में। देखिएगा हमने ऊपर क्या लिखा, सॉरी ऊपर देखिएगा मैं लिख सकता हूं इनपुट पावर माइनस लॉस। देखिएगा ऊपर यहां से इस सूत्र से देखिएगा, अगर मैं लॉस को इधर ले जाऊं तो क्या होगा, आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर को क्या मैं लिख सकता है, इनपुट पावर माइनस लॉस बटे इनपुट पावर गुणे क्या हो जाएगा 100। तो ये भी ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी। तो अब देखिएगा हमने ट्रांसफार्मर वाला सेक्शन कवर कर लिया और मुझे किस वजह से ये समझाना पड़ा था आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे पीएन जंक्शन डायोड अर्ध तरंग की भांति, यानी उसका उपयोग पढ़ना चाह रहे थे और उसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग आ गया था।
शब्द आया था, इसलिए शब्द की वजह से मुझे 2 लेक्चर लेने पड़े 1-1 घंटे के। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई समय की बर्बादी, देखिएगा मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, शब्दों का खेल है पढ़ाई में। अगर आपको शब्द क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर शब्द नहीं क्लियर है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और शब्दों की वजह से मुझे ये 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लेने पड़े, राइट। उम्मीद करता हूं कि कल जो हम क्लास लेंगे अर्धतरंग दृष्टकारी की भांति और रिवर्स बाइसिंग को समझाने की कोशिश करेंगे, और कुछ ग्राफ हैं उनको कल की क्लास में हम कवर करेंगे। तो इसलिए जितने भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे थे, इससे सीख रहे थे इस वीडियो से, तो मैं तहे दिल से उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ शब्बा खैर, धन्यवाद।